ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारे बताए गए इन क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझते जाइए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी याद कर लेंगे तो आपके चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर भी कर लीजिए तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन आइए सीखते हैं यहाँ पर क्या-क्या मीनिंग है, क्या-क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, What is meant by pyrophoric alloy and the mish metal? ये दो क्वेश्चन हैं जो एलॉय के बेसिस पे आ सकते हैं, ये आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। पायरोफेरिक मेटल कंपोजिशन वगैरह दी गई है आपको, मिश मेटल ये आपको दी गई है, सीधा सा याद करने का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, Why are the compound of transition metal generally colored? कंपाउंड इसके कलर्ड क्यों होते हैं? अगर एक नंबर में आए तो सिंपली आप लिख सकते हैं डी टू डी डी ट्रांजिशन, अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल हैं और इनके पास ये डी ऑर्बिटल हैं। आपको शायद याद होगा जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बनाता है ये डी ऑर्बिटल इस तरह से दो सब शेल में टूट जाती है। ये डी सब शेल एक T2G और एक EG रहता है। सपोज यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये एक डी सब शेल है, ये उसी का दूसरा स्प्लिटेड पार्ट है। नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को गेन करता है, यहाँ एक्साइट हो जाता है और रिमेनिंग एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से आपको कलर दिखाई पड़ता है। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेड कलर की है तो आपको रेड कलर दिखाई पड़ेगा, और अगर ये वॉयलेट है तो आपको वॉयलेट कलर दिखाई पड़ेगा। तो अगर एक नंबर में आएगा तो आपने सिंपल लिखना है डी डी ट्रांजिशन, इस वजह से ये हमें कलर दिखाई पड़ते हैं। दो नंबर में है तो इसी बात को एक्सप्लेन कर देना है कि D subshell split it into two part. One is T2G and another is EG. When the light falls on the metal, the electron gets absorbed energy and gets excited to higher energy level. Higher energy level is unstable, then the remaining light is reflected back to show color. इस तरह से ही आपको इसका जवाब देने की जरूरत होगी। Why transition metal makes them good catalyst? इस क्वेश्चन का जवाब भी बुक में बहुत बड़ा दे दिया जाता है। आप जितना कह रहा हूं उतना लिख के आएंगे। पहला लिखेंगे ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैं बोल रहा हूं पूरा वही लिखेंगे, ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगला लिखेंगे ड्यू टू द हाई सरफेस एरिया। यही दो रीजन आपने यहाँ पर लिख देने हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। Why is transition metal show high enthalpy of atomization? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को ऐसे भी करके लिखा जाता है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आखिर होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि 1 मोल मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, अगर हम थोड़ा सही ढंग से कहें, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस इनटू न्यूट्रल मेटल एटम, उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि भाई 1 मोल मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए। अब ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, इनमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और दूसरा इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड का कारण होता है ड्यू टू डी ओवरलैपिंग, इस वजह से वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपने यही जवाब लिखना है कि दे पोजेस हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द डी ओवरलैप। अगर ये क्वेश्चन आता कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड क्यों होते हैं, तो अभी यही आपका जवाब आएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ अगला, What are coinage metal? Coinage metal वो हैं जो कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम ग्रुप नंबर 11, जिसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड इस तरह के 3 एलिमेंट आते हैं। तो ये आपका जवाब होगा, नाम भी लिख दीजिएगा, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मेटल दैट इज रिफाइंड बाय मॉन्स प्रोसेस। मॉन्ट प्रोसेस एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन हो गया। निकल एक ऐसा एग्जांपल है जो यहाँ पर मॉन्ट प्रोसेस से रिफाइन किया जा सकता है। अगला देखिए, व्हाई इज कॉपर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। देखो ट्रांजिशन मेटल क्या है, हम ये कहते हैं ऐसा एलिमेंट जो ग्राउंड स्टेट में या अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल कंसिस्ट करता है, उसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। जहां तक कॉपर की बात है, कॉपर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, 3s2, दिस इज 3p6, 3d10, 4s1। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में हमने देखा इसके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं है। पार्शियली फिल्ड डी सबशेल का मतलब है कि डी सबशेल में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसे पार्शियली फिल्ड कहा जाता है। तो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है। कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +1 में भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d10, 4s0,
यहाँ भी पार्शियली फील्ड डी सब शेल नहीं है, लेकिन कॉपर की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जहाँ पे पार्शियली फील्ड डी सब शेल प्रेजेंट होती है। तो कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फील्ड डी सब शेल कंसिस्ट करता है, इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पे माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह से याद करके अपना जवाब देके आएंगे। अगला देखिए, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4 फ्रॉम पाइरोलिसाइट ओर। कोई भी और आ जाए, एक ही और है आपके सिलेबस में। KMnO4 कैसे बना सकते हैं? अब इसके रिएक्शन को आपने याद करना है। आप इस तरह से याद करेंगे कि आपके पास MnO2 है, KOH है, O2 है और इस तरह से इनके बीच की रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन को चाहे तो अलग से याद करने की भी कोशिश की जा सकती है। आपके पास 4 KOH हैं, यहाँ पर 4 KOH हैं, साथ में आपके पास 2 MnO2 हैं, ये MnO2 हैं, साथ में O2 है आपके पास। पहले क्या कीजिए, 2 वाटर बाहर निकाल दीजिए, OH और H गया, OH और H गया, इस तरह से 2 वाटर यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। 2 वाटर बाहर निकाल दीजिए। अब जो बचा उसे इकट्ठा कर दो। देखो क्या बचा, 4 तो बचे हैं आपके पास पोटाशियम, 2 बचे हैं आपके पास मैग्नीज और ऑक्सीजन देखो 2, 4, 6, 7, 8 ऑक्सीजन एटम हैं, जिसे हम 4O2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस अब आपने इन्हीं को इस तरह से कंबाइन कर देना है कि ये, अब देखिए अगर मैं इसको किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं सभी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो बाहर 2 आ जाएगा। अब 4 ये था, 2 ये था, कितने पोटाशियम बचे? 2, तो आप लिखेंगे K2 और 2 से 2 मैग्नीज कैंसिल हो गया, सो दिस इज Mn। 2 से ये आपका यहाँ पर इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि ये आपके पास यहाँ बचेगा K2MnO4, ये यहाँ पर फॉर्म होगा। चाहे ऐसे याद कीजिए, चाहे किसी भी तरह से इसको आप अपने नॉर्मल मेथड से याद कीजिए, जिससे भी हो, लेकिन ये आपको रिएक्शन याद हो जाए तो ये बहुत बेटर रहेगा। तो पहले MnO2 KOH O2 के साथ मिलके K2MnO4 बनाता है और फिर K2MnO4 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है। 2 पोटाशियम 2 Cl बाहर, 1 KMnO4 आपके पास यहाँ पर बनता है। इस तरह से रिएक्शन को याद करने की कोशिश कीजिए, अपने मेथड निकाल लीजिए। किसी भी तरह से सिंपलेस्ट वे में आपके रिएक्शन याद हो जाएं, वो आप ही के लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आगे देखिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सीधा सा डेफिनेशन याद करनी है कि वी कैन से एब्रप्ट डिक्रीज इन साइज आफ्टर लेंथेनम, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका कॉज होता है मिसिंग ऑफ 14 लेंथेनाइड एलिमेंट, ये इसका कॉज होता है, कारण होता है। कॉन्सिक्वेंसेस में हम बताते हैं कि हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज यहाँ पे बराबर हो जाता है, उनका सेपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया जाता है, सॉल्व, इसको याद कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं साथ के साथ ये भी कहूंगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को भी याद कीजिए। पिछले 2-3 सालों में कुछ पैटर्न बदला है। पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन जस्ट टू चेंज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आप कह सकते हैं मिसिंग ऑफ 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनियम इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और सडन डिक्रीज इन साइज आफ्टर एक्टिनियम इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से आपको ये जवाब देने की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी भी ओर से दिया जाए। अब ये रिएक्शन बेटा आपके याद करने की रिएक्शन है, क्योंकि ऐसी बड़ी रिएक्शन है जो रटने के बाद ही आप बता पाएंगे। FeCr2O4 Na2CO3 Na2CrO4 बनता है, फिर Na2Cr2O7 बनता है, फिर K2Cr2O7। 2-4 बार लिखेंगे, रिएक्शन याद हो जाएंगी, लेकिन याद तो इसी तरह से होंगी, इनको बार बार लिख के याद करने की जरूरत होगी आप सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं। ट्रांजिशन मेटल एलॉय क्यों बनाते हैं? देखिए एलॉय कब बनता है, ये आपके पास एक सॉलिड लैटिस है जहां पर पार्टिकल ए सपोज है। अब यहां से एक ए पार्टिकल हट जाए और उसकी जगह कोई और पार्टिकल आ जाए, जैसे ए बी ए ये आ गया। अगर आने वाला पार्टिकल यहां पर इसकी जगह पे आ जाए तो इस तरह से जो भी चीज बनती है उसे अलॉय कहते हैं।
अब ट्रांजिशन एलिमेंट में एक्चुअल में क्या होता है, इनका साइज थोड़ा-सा फ़र्क होता है, लेकिन बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ में जाएँगे, साइज़ डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ भी होगा, लेकिन जो भी फ़र्क होगा, बहुत मामूली सा फ़र्क होगा और इस मामूली से फ़र्क की वजह से एक मेटल के लैटिस में दूसरा एलिमेंट आसानी से आ सकता है। अगर आपके पास आयरन का लैटिस है, तो उसमें कॉपर भी आसानी से आ सकता है, ज़िंक भी आसानी से आ सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब देखिए ऐसे होगा कि because of almost identical size, transition element can occupy the position in the lattice of each other. That is why they form the alloy. ये इसीलिए एलॉय बनाते हैं। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखिए क्यों बनाते हैं, कारण क्या है उसका। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तब बनते हैं जब छोटे छोटे पार्टिकल लाइक नाइट्रोजन, कार्बन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके रहने लग जाते हैं। अब अगर मेटल के पास खाली स्पेस होगा तो कोई ना कोई छोटा पार्टिकल भी आके रहेगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगा। So they form interstitial compound because of the presence of vacant spaces or interstitial spaces. Small particle like N2C or O2 can occupy the position. Hence they form the interstitial compound. ये आपका जवाब होगा। ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्शियली फिल्ड डी सब शेल होती है। ये आपका जवाब होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर में साथ साथ आपको ये जरूर याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला। यहाँ मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सपोज आपसे कहते हैं एलिमेंट x, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सो इट इज 1 1 + 2 bm, इसको कहा जाता है बोहर्स मैग्नेटॉन। या तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, नहीं तो मेरी ट्रिक याद कर लो भाई, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उसके आगे 0.7 या 0.8 लगा दो। मैंने कहा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1.7 bm के अराउंड। 1.69 भी हो सकता है, 1.74 भी हो सकता है, 1.7। मैं कहता हूं कि भाई दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके दिखा दो एग्जामिनर को, लेकिन वहीं से अपने आप सॉल्व करके दिखा दो। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2.7, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4.7 के अराउंड, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5.7 के अराउंड। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। अगला है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, मैंने बताया था, सिखाया था आपको। क्या क्या था, नंबर 1 ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर 2 ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया। इस तरह से बिहेव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन हर जगह कंफ्यूजिंग वाला होता है, आपने इसका जवाब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे देना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है, इस वजह से इसी को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। आंसर आपका सामने के सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन बिकॉज एक्टिनाइड के पास 4f इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 5f इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसके साथ साथ d इलेक्ट्रॉन भी, जबकि लेंथेनाइड के पास सिर्फ 4f इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखिएगा कि इनका 4f 5f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है और इसी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है और ये कॉन्ट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होती है। तो आपका जवाब कैसे आएगा, जवाब देखिए ऐसे आएगा, actinide possess large number of D and F electron as compared to lanthanide, hence possess higher poor shielding effect which result in higher effective nuclear charge and hence size decreases। इन लाइनों को लिख के बेशक से इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, जवाब होगा यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस 2। अब ध्यान रखिएगा अगर हम नॉन एक्वस मीडियम की बात करते हैं तो वहां स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे कॉपर प्लस 1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s0 और वहीं पर कॉपर प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9 4s0। देखने में तो 3d10 ज्यादा स्टेबल लगता है, लेकिन कहा नॉन एक्वस मीडियम के अंदर, नॉन एक्वस में अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल है। लेकिन जब बात आती है पानी की, एक्वस मीडियम की, एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी बाहर निकलती है और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और याद रखिएगा कि हाइड्रेशन कह लो या हाइड्रेशन एनर्जी कह लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना वाटर के मॉलिक्यूल पास आएंगे, उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी और उतनी स्टेबिलिटी वहां पर बढ़ेगी। तो आपका जवाब होगा बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी इट इज हाईली स्टेबल इन द एक्वस स्टेट। ये आपका जवाब होगा। Give the balanced chemical equation for two reaction in which KMnO4 act as oxidizing agent। बैलेंसिंग हमने DNF ब्लॉक की प्लेलिस्ट में भी सिखा रखी है, अदरवाइज कोई भी एक रिएक्शन आप यहाँ से अच्छे से याद रख सकते हो, ये आपका जवाब हो जाएगा, ऐसे बता सकते हो।
Why lanthanide have less tendency of complex formation? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे ये आपका जवाब आ जाएगा। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी वहां पर कम होती है। इस बेसिस पे आपका जवाब यहाँ पे बनेगा। अब देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से गिव एग्जाम्पल एंड सजेस्ट रीजन व्हाई द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। देखिए ध्यान से, एक आपके पास है Mn+5 सपोज, और एक आपके पास है Mn+7। मैग्नीज में दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, +7 स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो +5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके +7 में बदलना चाहेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो हम कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट has tendency to form more stable higher oxidation state by the loss of electron, इसीलिए lowest oxide basic होता है। इसीलिए lowest oxide basic जो मैंने कहा याद रखिएगा, lower oxidation state has tendency to lose the electron to acquire the higher stable oxidation state। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं भाई Mn+5 है, Mn+7 है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं, बताइए कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी गेन करेगा, +5 या +7? सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। +7 इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है। तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज इट हैज द हायर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसी वजह से ये एसिडिक होता है। इस बात को समझिएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। ट्रांजिशन एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड में शो करते हैं, क्योंकि यही वो दो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा, और इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपका जवाब क्या होगा, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आपका यहाँ पे जवाब होगा। सेम आंसर आपके अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, comment on the statement that element of first transition series possess many property different from those of heavier transition element। पहली ट्रांजिशन सीरीज में पहली बात तो साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, पहले साइज डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाने की वजह से वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, वहां उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत होगी, ध्यान रखिएगा। डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए सीधी सी बात है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इस तरह से कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। बस आपने इनकी रिएक्शन को साथ साथ बना देना है। ये आपको हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में भी सिखा रखा है, डी एंड एफ ब्लॉक की प्लेलिस्ट में बता रखा है कि अगर आयोडाइड आयन है वो I2 में बदलेगा, आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, इस बात को जानते हुए बैलेंसिंग कर देनी है। और इस तरह से आप इनकी इक्वेशन को बता सकते हैं। एनसीईआरटी में दो ही क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा तो ये आपका यहाँ अच्छे से हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अलग से बैलेंसिंग का एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन यहीं पर ये सारा का सारा बैलेंसिंग इस वीडियो के अंदर मैं नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें और भी क्वेश्चंस को फिनिश करना है, इसको एक अलग से। और वैसे मैं याद दिला दूं कि डी एंड एफ ब्लॉक की प्लेलिस्ट में भी है, और रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वहां भी आपको सिखाया गया है, आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं। अभी देखिए, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैंने आपको सिखाया था कैसे। और फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया कि हाउ डज, यहाँ भी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इनके बारे में जाननी है। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, आपकी बुक में भी है, अदरवाइज मैंने आपको रेफरेंस दिया, नहीं तो कहीं भी ना मिले तो मैंने कहा कि आप मुझे बताएंगे, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्लास 12th लेवल पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, लेकिन Na2Cr2 में नहीं होता। इसका सिंपल सा जवाब है क्योंकि जहां जहां सोडियम होता है वहां वहां मैग्नीशियम होता है, और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल वहां पे नहीं करते, ध्यान रखिएगा। और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, Cr2 7 CrO4 और MnO4 शोज कलर वाई। तो इसका सीधा सा जवाब हमारे पास ये होगा, क्योंकि इनके पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके बावजूद कलर शो करते हैं। इसका सीधा सा जवाब होता है ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर की वजह से। आखिर देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये आपके पास सपोज CrO4 नेगेटिव है,
अब हमारे पास इस बात का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रोमियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और एक्साइट होता है। इसे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग या चार्ज ट्रांसफर इसको कहा जाता है और रिमेनिंग लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो इन तीनों के पास ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये लिख दिया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन, वो गलत हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली अलग से याद रखो, इंपॉर्टेंट है। आप इन केस में क्या कहोगे कि MnO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, Cr2O7-2, दे शो कलर बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ये आपका जवाब, इतना ही जवाब यहाँ पे होना चाहिए। तो डीएनए ब्लॉक के सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इनको याद करना है, अच्छे से समझना है, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।